तो दोस्तों आज अपन किसका वर्णन कर रहे हैं। यूनिट 7 में फसलों की खेती यानी खरीफ की फसलें। कौन सी खरीफ की फसलें? खरीफ की फसलों में हम लोग किसका वर्णन करेंगे? धान यानी राइस का वर्णन कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? राइस का। तो जब 12वीं के पेपर में आएगा कि धान की खेती का वर्णन करो, तो जैसे मैंने हेडिंग डाली है वैसे आपको भी हेडिंग डालना है, और ऐसे जैसे मैंने बता रहा हूँ बोर्ड पर उसी प्रकार से आपको भी हल करना है। आपको पूरे नंबर मिलेंगे। कितने मिलेंगे? पूरे नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, तो आप देखो उसमें पूछेंगे वो 5 पॉइंट 3 पॉइंट, हम करेंगे लगभग 10 पॉइंटों का वर्णन। कोई से भी पूछें उतने पॉइंट हम इसमें से छांट के लिख देंगे। यदि वो कहता है कि वर्णन करो तो अपन लोग मन मर्जी से कोई 6 या 7 पॉइंट का वर्णन कर देंगे। लेकिन यदि वो कहता है निम्न पॉइंटों का वर्णन करो तो उतने जो पूछे उतने ही का कर दो, टेंशन खत्म। हमारे पास पूरे पॉइंट हैं। तो नंबर 1 हमारे सामने क्या है? वानस्पतिक नाम आ गया, ये है ना। नंबर 2 हमारे पास क्या आ गया? ये कुल आ गया। ठीक है। नंबर 3 हमारे पास क्या आ गया? महत्व आ गया। नंबर 4 क्या आ गया? मृदा आ गई। नंबर 5 क्या आ गई? किस्में आ गई। नंबर 6 नर्सरी आ गई। नंबर 7 रोपाई आ गई। क्या आ गई? रोपाई आ गई। तो लगभग मैंने इतने सारे पॉइंटों पे चर्चा करेंगे अपन लोग। तो सबसे पहले लिखना है अपने को कि धान का वानस्पतिक नाम क्या है? वानस्पतिक नाम ओराइजा सटाइवा। क्या है? ओराइजा सटाइवा। और आपको भी जैसे मैंने अंडरलाइन किया है वैसे आपको ये पूरा अंडरलाइन करना है। क्या करना है? अंडरलाइन करना है। ठीक है। तो ओराइजा सटाइवा धान का ये बॉटनी का नेम है, या ये कह सकते हैं कि धान का वानस्पतिक नाम क्या है? क्या है? वानस्पतिक नाम ओराइजा सटाइवा किस कुल में आती है? तो ग्रेमनी कुल में। तो ग्रेमनी कुल की मैं पहचान बताता हूँ कैसा है। ये ग्रेमनी कुल है। ग्रेमनी कुल की पहचान ये होती है कि इसमें हमेशा पत्तियाँ सकरी रहती हैं। क्या रहती हैं? पत्तियाँ सकरी रहती हैं, और इसकी जड़ें भी रेशेदार होती हैं, और इनमें हमेशा क्या लगती हैं? बालियाँ लगती हैं। क्या लगती हैं? बालियाँ लगती हैं। इस तरह से ये ग्रेमनी कुल की पहचान है। सकरी पत्तियां और बालियां, ये है धान की फसल। क्या है? धान की फसल। इसे क्या बोलते हैं अपन लोग? बाली। तो इस तरह से ये सकरी पत्ती होती है। इसमें क्या होती है? सकरी पत्ती। क्या होती है? सकरी पत्ती होती है, ये पहचान है। और इसके जो दाने होते हैं इनके दौल नहीं बनेंगे। ऐसे दबा के देखेंगे तो दौल नहीं बनेंगे। तो अनाज वाली फसलें या घास वाली फसलें सभी इस कुल में आती है, और इनकी पत्तियां कैसी होती हैं? इस तरह से झुकी हुई होती हैं, ऐसे। ठीक है। किस तरह की होती हैं? इस तरह की होती है। तो ये है धान की फसल। ठीक है। इसमें हम लोग धान में ये बता रहे हैं। तो धान को हम नर्सरी विधि से कर रहे हैं इस समय। किस विधि से कर रहे हैं? नर्सरी विधि से। तो नर्सरी लगाएंगे हम इसकी। तो सबसे पहले हमने बॉटनी का नेम लिख लिया ओराइजा सटाइवा, और उसके बाद कुल है ग्रेमनी कुल। कौन सा है? ग्रेमनी कुल। अब आता है धान का महत्व क्या है, यानी हमारे जीवन में धान क्या काम आती है। तो आप सब लोग जानते हैं कि क्या काम आती है धान। हमारे पास भोजन में, कहे में भोजन में चावल का आज बहुत ही महत्व है। अर्थात हर किसी होटल में जाओ तो चावल, है ना, और पुलाव बनाओ तो चावल, है ना। क्या है? पुलाव बनाओ तो चावल। धान का जो लाई बनती है, पोहा बनता है, ये सब काम आता है। धान का जो पुआल होता है, यानी अपन लोग वानस्पतिक भाग कह सकते हैं, वो कांच के सामान को लाने ले जाने में, क्रॉकरी को लाने ले जाने में किसका प्रयोग होता है? उसके धान का पुआल का, यानी वनस्पति भाग का। वनस्पति भाग जब हरी अवस्था में हो तो पशुओं को खिलाने के काम भी आता है। बाद में भी सूखे में भी पशु इसको खा लेते हैं। अर्थात इसका उपयोग ये आपके सामने आ गया। अब आता है कि धान की फसल के लिए अच्छी से अच्छी मिट्टी कौन सी होगी। तो हमदेव बताएंगे कि दोमट मिट्टी या मटियार दोमट हो, इसमें चिकनापन अच्छा हो, वह फसल अच्छी मानी जाती है ना। तो मृदा उपयुक्त है, तो इसके लिए मटियार दोमट अच्छी मानी जाती है, जिसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं हो, जिसका पीएच मान 7 हो। क्या हो? पीएच मान 7 हो तो उसमें कोई दोष नहीं होता है। अर्थात ना ही वो अम्लीय है
और ना ही वह क्षारीय है, ना ही वह लवणी है, अच्छी मिट्टी है, तो इसमें पौधों के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। अब आता है कि जब धान करेंगे तो कौन सी किस्मों का प्रयोग करेंगे। तो बोने से पहले हम विचार करेंगे कि धान की कौन सी किस्में बोएं। तो हम जानते हैं कि वो फसलें या वो किस्में लें जिनकी कीमत अच्छी मिलती है। तो हम बाज़ार में जाते हैं कि सुगंधित चावल, जिसकी सुगंध आती है, जब चावल पकता है तो उसमें से पकने की क्या पूरे मोहल्ले में खुशबू फैल जाती है। वही वाली फसल की कीमत भी अच्छी है और खाने में भी अच्छा लगता है। तो ये सुगंधित फसलें हैं। 12वीं में पूछा जाएगा तो सुगंधित किस्मों के नाम लिखो, तो सुगंधित तो है ही, और यदि पूछा जाए धान की किस्में लिखो तो है ही। तो मैंने 2 तरीके से ध्यान में रख कर किया है कि धान की वही किस्में लिखी जो सुगंधित हैं। तो सुगंधित पूछेंगे तो आंसर आ गया, धान की किस्में पूछें तो आंसर आ गया, नो टेंशन। ठीक है, तो सुगंधित किस्में कौन कौन सी है मेरे सामने? काली मूछ भी है, हंसराज भी है, सुगंधा भी है, साकेत भी है। ये जो वैरायटी है, 4 वैरायटी मैंने लिखी हुई हैं, जो धान की 4 वैरायटी आपको रट लेना है। ठीक है, तो 4 वैरायटियों का मैंने यहाँ पर वर्णन किया है। अब आता है नर्सरी। तो नर्सरी के लिए हम क्या करेंगे, नर्सरी के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने खेत के, पूरा खेत है, जैसे मैं आपको समझते जाना, ये मेरा 5 बीघा का खेत है। कितने का है? 5 बीघा का, यानी 1 हेक्टेयर का खेत है। 1 हेक्टेयर का मैं केवल नर्सरी कितने हिस्से में करूँगा? इतने हिस्से में, इतना हिस्सा। ये कितना है? 1/5वें हिस्से में, 1/20वां भाग, 1/20वां भाग, अर्थात 520वां। कितनी है? 520वां, ये बोल सकते हैं क्षेत्रीय भाषा में। यानी पूरे खेत की 1/20 भाग में हम नर्सरी करेंगे, और यह नर्सरी लगभग पूरे 5 बीघा के लिए हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पूरे 5 बीघा में हो जाएगी। तो ये नर्सरी करते कैसे हैं वो देखें। तो हम लोग कितना बीज लेंगे इसके लिए, नर्सरी के लिए कितना लेंगे? तो हम लोग ये नर्सरी को मैं उठा के यहाँ बताता हूँ। तो ये लो, नर्सरी के लिए हमने क्या कर लिया, ये बना ली नर्सरी, है ना। क्या बना ली? नर्सरी। इसमें लगभग 40 kg, कितना? 40 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से सीड डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? सीड। और इसमें मचा करके इसमें पानी भर देते हैं। क्या कर देते हैं? पानी भर देते हैं लगभग इसमें। उसके बाद पौध तैयार हो जाएगी, और पौध लगभग 3 पत्ती की हो जाए। कितनी पत्ती की हो जाए? लगभग 3 पत्ती की हो जाए, तब हम इसे मुख्य खेत में ट्रांसप्लांट करेंगे, पौधरोपण। क्या करेंगे? पौधरोपण करते हैं। इस प्रकार से नर्सरी की खेती करेंगे। तो नर्सरी कैसे करते हैं? तो किसी खेत का 1/20वां भाग में हम नर्सरी करेंगे, उसमें लगभग 40 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से सीड रेट डालेंगे। जब नर्सरी तैयार हो जाए लगभग 1 महीने में, तब हम इसको मुख्य खेत में रोपने के लिए ले जाएंगे। या ये भी कह सकते हैं कि इसकी लगभग कितनी हो, 14 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर की हाइट हो जाए, तब भी हम इसे रोप सकते हैं। या ये भी कह सकते हैं जब 3 पत्ती का हो जाए पौधा, तब भी हम इसे रोपने ले जा सकते हैं। तो इसकी ये पहचान हो गई। ठीक है, अब आता है, ठीक है, तो रोपाई भी हो गई, नर्सरी कैसे करते हैं, और रोपाई भी हो गई। तो 6 और 7 पॉइंट हमारे सामने हो गए। अब हम अगले पॉइंटों को ध्यान देते हैं। तो क्या है? रोग। तो धान का मुख्यतः रोग कौन सा होता है? खैरा रोग ज़्यादातर परेशान करता है धान में, और यह किसकी कमी से होता है? Zn, जिंक या जस्ता भी बोल सकते हैं। जस्ता की कमी से होने वाला रोग है ये खैरा। किससे होने वाला है? जिंक या जस्ता की वजह से होता है। दूसरा ये झुलसा रोग है। क्या है? झुलसा रोग है। ये 2 रोग मुख्यतः धान को लगते हैं। क्या? खैरा और झुलसा। आपको भी परीक्षा में कितने लिखने हैं? 2 लिखना है, बहुत है। धान में रोग तो और भी है। अब आता है कीट। धान का कीट, धान का टिड्डा, गंदी बग और फौजी कीट। तो आप जानते हैं कि धान का क्या है? कीट।
अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि कीट, तो धान के कीट हो गए हमारे सामने। अब आता है उपज, 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर, यानी धान से कितनी उपज होती है। कभी कभी आपको कीट समझ में नहीं आए तो कीट किस तरह के होते हैं दिखा देता हूँ मैं आपको। ये धान के कीट या धान का टिड्डा समझ लो इस तरह का, और ये इसकी गर्दन होती है, जो उसका एब्डोमेन यानी पेट होता है। क्या होता है? पेट। ये उसकी यहाँ से टांगें होती हैं और इसमें पंख होते हैं। क्या होते हैं? पंख। तो इसमें ये एंटीना भी होते हैं। तो सिर, वक्ष और उदर, 3 भाग होते हैं। कौन सा होता है? सिर, वक्ष यानी छाती वाला भाग, है ना, और ये उदर, उदर माने पेट, उदर। तो 3 भागों से मिलकर बने वाला जीव क्या कहलाता है? कीट। तो कीट की पहचान आ गई जी। और रोग कहाँ होते हैं? पौधे के अंदर, और कीट कहाँ होते हैं? बाहर। तो अक्सर रोग पौधे की पत्तियों में या तनों में या जड़ों में होते हैं, लेकिन ये कीट होते हैं इस तरह के। तो कीट की पहचान जी आ गई। तो ये मान लो धान का टिड्डा, तो इस तरह के होते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास धान की खेती क्या हुई? पूरी हुई। इसी प्रकार से आपको लिखना है, धान का चित्र भी बनाना है।